2 दिन पहले यानी कि 20 नवंबर 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में संतोष सिंह जो सीनियर एडिटर हैं वहाँ पे उनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बेसिकली ये प्रयास किया बताने का, और उसमें उन्होंने नहीं किया, अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट, जिसमें संजय झा का स्टेटमेंट है, उसमें नीरज कुमार का स्टेटमेंट है, बीजेपी के नेताओं का स्टेटमेंट है, और उसमें बेसिकली उनका कहना ये है कि जो बिहार में बम्पर जीत मिला है उसके पीछे जो कहा जा रहा है कि 10,000 जो प्लान दिया गया, जो 10,000 महिलाओं को बांटा गया है, ये हर जगह फैलाया गया है कि उसके कारण जीत मिली है। तो उसके तार वो जोड़ रहे हैं आसाम से और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से, और उसमें ये बात आ रही है जो कि संजय झा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, आसाम से टीम आई थी, उन्होंने ही सजेस्ट किया कि इस तरह का कोई प्लान लाया जाए जिसमें 10,000 रुपये महिलाओं को बांटा जाए, जिससे चुनावी फायदा होगा, या इस तरह का स्कीम लाया जाए, और उसके कारण ये सारा कुछ किया गया। हालांकि उसमें नीरज कुमार ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से बहुत जगहों से लोग सजेशन देते हैं, लेकिन इस तरह के स्कीम जो कि महिलाओं के उद्यमी को आगे बढ़ाना, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प, मॉनेटरी हेल्प जो है, ये तो बिहार सरकार बहुत पहले से कर रही है। तो ये कोई बिहार के लिए नई चीज नहीं है कि इस तरह का मॉनेटरी हेल्प मिल रहा है। अब इसमें जो राजनीतिक पेच है, राजनीतिक खेल है, वो खेल सिर्फ इतना सा है कि इस जीत का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को देने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी अपने हाथों में सारा श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, जिसका कन्फ्रंट्रेशन नीरज कुमार की तरफ से आया है। हालांकि ये कन्फ्रंट्रेशन जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, उनकी तरफ से नहीं आया है, और ये ऑब्वियस भी होगा। सबको पता है कि जेडीयू के अंदर बीजेपी का काम करने वाले एक ही व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, आज से नहीं 2005 से ही वो बीजेपी के एजेंट के रूप में जेडीयू के अंदर बने हुए हैं, आज तक बने हुए हैं संजय झा। तो अगर वो नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं और उस नैरेटिव को कि बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेदार है, इन सारे क्रेडिट के लिए, अगर उसका कन्फ्रंट्रेशन नहीं कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं संजय झा, तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। अब हम ये वीडियो इसलिए आपके लिए बना रहे हैं कि हम ये समझने का प्रयास करते हैं अलग अलग आंकड़ों के आधार पर कि जो संजय झा कह रहे हैं, या जो बीजेपी दावा कर रही है, जो नरेंद्र मोदी के बारे में या फिर जो हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में दावा किया जा रहा है कि वहां से प्लान उठ करके आया, बिहार में इंप्लीमेंट हुआ और उसके कारण महिलाएं निकली और इतनी संख्या में वोट दी महिलाओं ने, और उसके बाद फिर बम्पर जीत बिहार में होता है एनडीए को, और उसका सारा क्रेडिट, चूंकि वो प्लान आया है आसाम से, और आसाम जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ पे मुख्यमंत्री है और वो बीजेपी की कंप्लीटली सरकार है, तो क्रेडिट सारा बीजेपी को मिलना चाहिए। या तो हेमंत बिस्व शर्मा को मिले, बीजेपी को मिले, या नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी को मिले। लेकिन आप नीतीश कुमार का क्रेडिट को आप कम तराक रहे हैं। तो हम जब अब डाटा देखते हैं, सबसे पहला तो आप यहीं से उठाइए कि ये जो प्रयास एक किया जा रहा है कि एसएचजी या जीविका इस तरह के जो प्रोग्राम है, ये कोई आसाम सरकार का कहीं कुछ नहीं है। आसाम सरकार का एसएचजी में कोई अचीवमेंट नहीं है। इस देश में सबसे पहले एसएचजी राजस्थान में बनाया गया था 1970s के दशक में, और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ दावे के साथ क्योंकि मैं मेरे एमफिल में सुपरवाइजर निवेदिता नारायण, वही निवेदिता नारायणन थी जो हिंदुस्तान में पहला एसएचजी बनाई थी बाड़मेर जिले में, और वो मेरे सुपरवाइजर, खुद के मेरे सुपरवाइजर थे। मैं खुद एसएचजी के ऊपर काम कर चुका हूँ, मेरा एमफिल थीसिस उसके ऊपर से रिलेटेड है, इसलिए मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि पहला एसएचजी पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान में बनता है। सरकार पहली बार कोई इनिशिएटिव एसएचजी को लेकर के करती है वो आंध्र प्रदेश में होता है, जहाँ पे कि आंध्र प्रदेश की सरकार जो भी एसएचजी होता है, चाहे मर्द का हो पुरुष का, किसी का भी, उसको बैंक से लिंक करती है 1980s में, और उस योजना को नाबार्ड अपनाती है और फिर उसको बृहद स्तर पे करती है। लेकिन ये बहुत छोटे स्तर पे हो रहा होता है, ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता है। उसके बाद फिर तमिलनाडु 1989 में ये प्लान लाती है कि एसएचजी सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए महिलाओं का ही, और उसमें ये भी आया कि जो सेविंग वाला है 10 रुपये पर हफ्ते जमा करने वाला, उसको लिंक करने वाला, उसको लोन देने वाला, उसको माइक्रो लोन देने वाला, ये सब स्कीम 1980s के अंत में 1990s में धीरे धीरे क्रॉप अप होना शुरू होता है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे होता है। पूरे एसएचजी के जो पूरा स्कीम है, जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को किसी ने बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है बिहार। और बिहार आज भी देश में सबसे ज्यादा एसएचजी किसी एक राज्य में है तो वो बिहार में ही है। जीविका पहला ऐसा संस्था है जिसको
प्रॉपर गवर्नमेंट का एक मॉनिटरिंग एजेंसी बना करके बनाया गया था, वो बिहार में ही किया गया था। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य है जिसने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया एसएचजी के लिए, स्वयं सहायता समूहों के लिए। लेकिन कहीं पे भी आसाम का कहीं कोई रोल नहीं है। जीविका, बिहार के जीविका मॉडल का कॉपी करके भारत सरकार ने आजीविका मिशन तैयार किया था। तो इसमें लीडर, अगर इस पूरे प्रोसेस में लीडर कोई है तो या तो बिहार है, या तो आप उड़ीसा कुछ स्तर पे कह सकते हैं, तमिलनाडु कह सकते हैं, या आंध्र प्रदेश कह सकते हैं। बाकी कोई और राज्य इसमें कोई क्लेम कर रहा है तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो बरगला रहा है, वो आपको झूठा बात बता रहा है। हाँ, आसाम ने एक काम किया है, आसाम ने पहली बार कैश ट्रांसफर एसएचजी को किया है। उसके पहले कैश ट्रांसफर नहीं किया जाता था महिलाओं को कभी भी, उसमें एसएचजी को लोन दिया जाता था। एसएचजी उस लोन से या तो उद्योग करें या आपस में वो लोग माइक्रो फाइनेंसिंग का काम करें, ये सब करते थे। लेकिन कैश ट्रांसफर इंडिविजुअल महिलाओं को 1000 रुपये 2020 में पहली बार, हेमंत बिस्व शर्मा उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे आसाम के, आसाम के मुख्यमंत्री बनते हैं 2021 में। अब 1000 रुपये का जो ट्रांसफर उन्होंने किया, आसाम सरकार ने किया था 2 अक्टूबर 2020 को, उसका इम्पैक्ट क्या है जरा वो भी देख लीजिए। बिहार में तो बहुत इम्पैक्ट गिना रहे हैं, जिस चीज का इम्पैक्ट इनके आसाम में नहीं हुआ उस चीज को कॉपी किया गया बिहार में इनके अनुसार, और बिहार में इम्पैक्ट हो गया लेकिन इनके आसाम में इम्पैक्ट नहीं हुआ था। कैसे नहीं इम्पैक्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2020 को 1000 रुपये मंथली ट्रांसफर होना शुरू होता है। मार्च 2021 में 6 महीने के भीतर आसाम में चुनाव होता है, और चुनाव में क्या होता है, जिस बीजेपी को, जिस एनडीए को 2016 के चुनाव में 87 सीट मिला था, उसी बीजेपी, उसी एनडीए को 2021 के आसाम विधानसभा चुनाव में 75 सीट मिलता है, 12 सीट कम हो जाता है। यानी कि आपने जो योजना चलाया था, जिसका अरुणोदय योजना नाम था, आपने वो अरुणोदय योजना चलाया, महिलाओं को कैश ट्रांसफर किया, और उसके बाद आपका 12 सीट घट गया, और आप उसका इम्पैक्ट बिहार में आकर कह रहे हैं कि देखिए आपने हमारा कॉपी किया तो आपका सीट इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो आप ये खुद सोचिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिहार में 10,000 देने का या फिर 1100 देने का, या जो भी कुछ महिला सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स बिहार में हो रही है पिछले 2 दशक से, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या यही है कि महिलाएं वोट देने के लिए निकल के बाहर आ रही है घर से, और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में लगातार बिहार में बढ़ रहा है। क्या आसाम में बढ़ा था ये वोटिंग परसेंटेज? अगर महिलाओं को कैश ट्रांसफर किया गया, पैसे दिया गया, तो वहां पे भी महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या वहां पे? आसाम में जब 2021 में चुनाव हुआ है तो वहां पे पिछले यानी कि 2016 के चुनाव की तुलना में 2021 में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 0.1% ही कम हो गया, बढ़ने की जगह कम हो रहा है। और फिर भी कह रहे हैं कि उनका स्कीम बिहार में सक्सेसफुल रहा। अपने यहाँ उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिहार में सक्सेसफुल हो गया। अभी 24 में लोकसभा चुनाव हुआ है, आसाम में भी हुआ, पूरे देश में हुआ। आसाम में थोड़ा सा बढ़ा है महिलाओं का, 0.29%, वहां पे महिलाओं का ज्यादा है वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में। और बिहार में कितना है? बिहार में इसी 2024 के चुनाव में जब अभी हुआ है तो उसमें 6.45% अधिक वोटिंग परसेंटेज है महिलाओं का पुरुषों की तुलना में। यानी कि बिहार में 6.45% अधिक है और आसाम में 0.29% अधिक है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि उनके यहाँ का प्लान का इम्पैक्ट बिहार में पड़ गया, अपने यहाँ उनका यहाँ खुद उनका प्लान का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, घट गया, उनका सीट घट गया, वोटिंग परसेंटेज घट गया, और बिहार में आकर के झंडा गाड़ रहे हैं। तो ये एक सोचने की बात है। अब इसी आर्टिकल में एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में भी इसी हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा जाकर के प्लान बनाया गया था कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह से लाडली बहना योजना स्टार्ट किया जाए, जिसमें कि 1000 रुपये 2000 रुपये ट्रांसफर किया गया था महिलाओं। तो उसके कारण वहाँ पे मध्य प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आ गई थी। यानी कि फिर से वही चीज, नैरेटिव, जो नैरेटिव आज ये गढ़ रहे हैं बिहार के लिए, वही नैरेटिव वो हेमंत बिस्व शर्मा जाकर के मध्य प्रदेश में गढ़वा रहे थे कि हमने आपको प्लान बताया और आपने हमारे प्लान के अकॉर्डिंग लोगों को पैसा दिया, तो देखिए आपकी सरकार दोबारा आ गई। मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ? मध्य प्रदेश में सीट कम हुआ, ये भी आपको पता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा महिलाओं का,
मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, 2023 में जब चुनाव हुआ है तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में कम है, वहां पे 2.18% कम है। बिहार में 8% अभी जो चुनाव हुआ है 2025 में, उसमें 8.5% महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। और मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ है तो 2.18% कम है महिलाओं का। उसके बाद भी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में अगर वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है या बिहार में महिलाओं ने आके एनडीए को वोट किया है तो उसमें हेमंत बिस्व शर्मा और आसाम के मॉडल का इम्पैक्ट है, जबकि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया बिहार का हुआ है। आप और ये दूसरी चीज़, हेमंत बिस्व शर्मा तो आज क्लेम कर रहे हैं, बिहार कब से ये काम कर रहा है। बिहार, आप याद कीजिए 2005 का फरवरी का जब चुनाव हुआ था तो बिहार में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 12.5% कम था, महिलाओं का पुरुषों की तुलना में कम था। फरवरी में जब हुआ था तो 16.4% कम था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर साइकिल योजना हो या फिर महिला सेंट्रिक जितनी भी योजनाएं, चाहे फिर वो पंचायत में 50% आरक्षण हो, महिला सेंट्रिक या ऐसे उसी समय स्टार्ट हो गया था, जीविका मिशन स्टार्ट हो गया था। नीतीश कुमार का जो महिला सेंट्रिक सारा मॉडल जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ तो 2010 के चुनाव में क्या हुआ, 2010 का जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो उस समय पे लगभग 5-6% महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में बढ़ गया। 2015 का जब चुनाव हुआ तो 7.16% महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा था पुरुषों की तुलना में। 15 में 5, 20 के चुनाव में 5.01% ज्यादा था। और उसके बाद फिर जब 25 का चुनाव हुआ है तो 8.80% अधिक है महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में। यानी कि बिहार टॉप पे कर रहा है कॉपी करके, और बिहार तब से टॉप कर रहा है जब आसाम में बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। हेमंत बिस्व शर्मा तो 2021 में बने हैं मुख्यमंत्री, उसके पहले अरुण गोगोई थे 2016 से पहले। और बिहार ये इम्पैक्ट 2010 से ही दिखा रहा है, लगातार दिखा रहा है। अब इसमें एक और आपको दिखा देते हैं कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ना या महिलाओं का एनडीए के साथ साथ आने में बीजेपी का कितना रोल है। 2014 में बिहार में बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी, जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। कितना वोटिंग परसेंटेज बिहार में बढ़ा था महिलाओं का, 2.75%। जब विधानसभा में चुनाव हो रहा है, जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जब नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तब बिहार में 8%, 6%, 7% महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है तब महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 2.75 बढ़ता है। मतलब साफ है कि जब बात आती है मुख्यमंत्री चुनने की तो महिलाएं घर से निकलती है, बड़ी संख्या में वोट करती है। और जब मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जब स्टेज से जब निकलते हैं वोट मांगने तो महिलाएं वोट देने ज़्यादा संख्या में आती है। जब नीतीश कुमार 2014 में प्रधानमंत्री के लिए, मोदी के लिए नहीं निकले वोट के लिए मांगने के लिए, तो महिलाएं नहीं निकली प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और वही कारण है कि मात्र 2.75% बढ़ा उनका वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में। लेकिन जब 2019 का चुनाव होने लगा, लोकसभा का चुनाव ही देख लीजिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, जब मोदी जी और नीतीश कुमार साथ में निकले प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के लिए, तब 4.66% अधिक हो गया पुरुषों की तुलना में। कहाँ 2% था 14 में, 19 में हो गया 4%, और 24 में ये बढ़कर के हो गया 6.45%। लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात आती है चुनने में तो उसमें महिलाएं और ज़्यादा एग्रेसिव होकर के वोटिंग करती है, और वो 6% बढ़ के हो जाता है 8.80%। और ये 8% 2015 में भी 7% है। तो जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को चुनने की बारी आती है तब महिलाएं ज़्यादा एग्रेसिव दिखाती है, और ये साफ साफ दिख रहा है। और बिहार ने मॉडल पेश किया है जहाँ पे कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोटिंग कर रही है, ज़्यादा पंचायतों में चुन के आ रही है, ज़्यादा पुलिस बन रही है, ज़्यादा जुडिशरी में जा रही है। ये किसी और का मॉडल नहीं है। वो बात और है कि अब एक नीतीश कुमार को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस ख़त्म करने के प्रयास में चाहे संजय झा हो, चाहे सब लोग जुट गए हैं कि डिस्क्रेडिट किया जाए, सारे क्रेडिट लिया जाए, मोदी जी के नाम पे दिया जाए। मगर मोदी जी के नाम पे नहीं दे सकते हैं तो हेमंत बिस्व शर्मा को आगे कर दिया जाए, आसाम को आगे कर दिया जाए। कल को हो सकता है गुजरात मॉडल लेके आया जाएगा, गुजरात से कुछ बिहार कॉपी कर रहा है। ये सारे प्रयास अभी होते रहेंगे।
लेकिन हम उन सारे प्रयासों के ऊपर पैनी नज़र रखे हुए हैं। जेडीयू के तो पता नहीं स्पोक पर्सन या जेडीयू के नेता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उस हर झूठ के खिलाफ हैं जो बिहार के खिलाफ बनाया जा रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।